तो फ्रेंड्स, मैं मोक्ष शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज हम फिज़िक्स का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर तो वैसे फिज़िकल वर्ल्ड है, बट नॉट मोर इम्पोर्टेंट, और ना ही वो पेपर में आता है, ना ही बोर्ड्स में आता है, और ना ही जेई और नीट में आता है। तो जेई, नीट एंड बोर्ड्स के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ यूनिट डायमेंशन एंड एरर, जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम पहले यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स पढ़ेंगे। आज मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का थोड़ा सा करवाऊँगा, एरर अगली क्लास में करेंगे। क्लियर? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा है फिज़िकल क्वांटिटी। पहले तो फिज़िकल क्वांटिटी तो ऐसे हम लोग ने पढ़ रखा है पहले से भी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिज़िकल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। फिज़िकल क्वांटिटी वो हर एक क्वांटिटी को कहते हैं जिसको मैं मेयर कर सकता हूँ। जो मेयरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको मैं फिज़िकल क्वांटिटी कहता हूँ। याद रखना है इसको। और एक नॉन फिज़िकल क्वांटिटी होती है, वो उसका उलट हो गया। क्या हो गया? जिसको मैं मेयर नहीं कर सकता उसको मैं कहूँगा नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। और फिज़िकल क्वांटिटी में देखो फिर जिसको मैं किस किस को मैं मेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर बोलूँ कि भाई आर फॉर कोई बंदा नाम है, ले लेते हैं नाम उसका, फ्रॉम आर, ठीक है। मान लेते हैं उसकी हाइट जो है 15 मीटर है। वैसे इतनी बड़ी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे हाइट जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी है। वो क्यों है? क्योंकि बच्चे देखो, फिज़िकल क्वांटिटी को हम हमेशा एन इंटू यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका सिंबल होता है क्यू। उसका सिंबल होता है क्यू। किसका? फिज़िकल क्वांटिटी का। और यहाँ पे एन किसको हम, एन क्या है यहाँ पे? एन है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यू है यहाँ पे यूनिट। तो क्यू को मतलब फिज़िकल क्वांटिटी को हम हमेशा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे आपको अकेला मैग्नीट्यूड मिले तो वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। अगर आपको अकेली यूनिट मिले तो वो फिज़िकल क्वांटिटी हो सकती है, बिकॉज उसके आगे वन हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन आगे भी ले चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये याद रखना आपने, इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला अक्सर पूछ भी लिया जाता है, और आप डिफिनेशन जब देंगे ना फिज़िकल क्वांटिटी की, और वहाँ पे लिखेंगे कि यू इक्वल्स टू एन यू, और थोड़ा सा बताएंगे कि एन यू क्या है, तो टीचर को अच्छा लगेगा कि मतलब कि बच्चे को आता है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये भी आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं कितनी प्रकार की हैं? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। वैसे तो 7 टाइप्स की होती हैं। एक आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखें, तो मास को मैं केजीस में मेजर कर सकता हूँ, इसलिए इसको मैं फिज़िकल क्वांटिटी कहूँगा। लेंथ को मैं मीटर में मेजर कर सकता हूँ, इसलिए इसको मैं फिज़िकल क्वांटिटी कहूँगा। टाइम को इन सेकंड्स में मेजर कर सकता हूँ, इसलिए इसको मैं फिज़िकल क्वांटिटी कहूँगा। करंट को मैं एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन, सेल्सियस, कई जगह में है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैं मोल्स में कैलकुलेट करता हूँ, मोल्स में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में करते हैं, कैंडेला। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब मैं आपको एक बात पूछना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि मैंने ऐसा ही क्यों बोला कि मैं मास को केजीस में मेजर करूँगा, लेंथ को मीटर में मेजर करूँगा, टाइम को सेकंड में। क्या मैं टाइम को आवर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता या मेजर नहीं कर सकता? अरे कर सकता हूँ, ये सोचने की बात नहीं है। वो मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास 4 टाइप्स की जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, वो भी मैं यहीं पे करवा देता हूँ। CGS, MKS, FPS and SI. These are the 4 types of system of units. यहाँ पे CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मतलब मीटर केजी सेकंड, FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड, एंड SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो SI यूनिट को मैंने अभी बोला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
यूनिट्स, ये फुल फॉर्म इसकी ज़रूर याद रखना, बाकी तो याद हो जाती हैं बच्चों को। सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, मीटर, केजी सेकंड, फुट, पाउंड सेकंड। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो कहानी ये है कि मान लो हमारे पास, मैं कोई 4 कंट्रीज मान लेता हूँ। एक मान लेता हूँ इंडिया, एक मान लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया, एक मान लेता हूँ चाइना, एक मान लेता हूँ कनाडा। ठीक है, मान लेते हैं कि इंडिया में जो है सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई यूनिट चल रहा है। अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया जो भी माना है सीजीएस चल रहा है। यहाँ पे एमकेएस चल रहा है, यहाँ पे एफपीएस चल रहा है। तो ये ऐसे चलता भी था, पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था बच्चे। ठीक है, तो ये ऐसा चल रहा है। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, एक बहुत बंदा अमीर है, मान लो इंडिया का एक अमीर बंदा अंबानी जो है, उसने इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। अब वो चाहता है कि मैं वही पैसा, वही प्रोडक्ट अपना ऑस्ट्रेलिया में जाकर बेचूं और वहाँ पे भी पैसा कमाऊं। अब वो ऑस्ट्रेलिया गया, उसके पास एक बंदा आया, कह रहा है भाई मेरे को तुम 15 सेंटीमीटर दे दो, कोई थ्रेड दे दो, चलो मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर का थ्रेड मांगा उसने। भाई अंबानी हो गया पागल। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि सेंटीमीटर क्या होता है। क्योंकि चलो मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं पता था। अब वही चीज़ वो यहाँ पे गया, जब उसने कहा कि भाई 15 मीटर थ्रेड दे दो, तो उसने दे दिया और पैसे कमाए। अब आगे बढ़ते हैं, जब वो कनाडा में गया तो एक बंदे ने कहा 15 फुट जो है थ्रेड दे दो, तो भी वो मतलब कि उसको समझ नहीं लगा कितना देना है। क्लियर? तो इस बात से आप मेरी एक चीज़ सीखोगे कि ऐसे बहुत डिफ़िकल्टीज आती थी हर देश को, या इंटरनेशनल बिजनेस सेटल करने के लिए हर बंदे को जो है बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। तो इसमें सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने एक सभा बुलाई। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एसआई यूनिट को इंटरनेशनल यूनिट का दर्जा दिया। इसीलिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि अपने देश में वो सीजीएस भी चला सकते हैं, एमकेएस भी चला सकते हैं, एफपीएस भी चला सकते हैं, बट अगर इंटरनेशनली कोई ट्रैवल करके हमारे यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए आता है या कोई बात करने के लिए आता है, तो वहाँ पे वो एसआई यूनिट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे वो एसआई यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। अब एसआई यूनिट में कौन सी 7 यूनिट्स आती हैं, तो मैं वो बता देता हूँ। तो वो बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, जो फिज़िकल क्वांटिटी में आती है ना, वही 7 एसआई यूनिट में आती हैं, वही 7 एसआई यूनिट में आती हैं। मीटर, केजी, एम्पेयर, कैंडला, मोल, सेकंड, कितने हो गए, कौन सा रह गया, केल्विन, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 7 यूनिट्स जो हैं ऐसे यूनिट्स कहलाती हैं। ठीक है, मीटर को हमेशा ऐसे लिखेंगे केजी में, ठीक है, केजी को ऐसे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था पीछे, फिजिकल क्वांटिटीज़ बच्चे। एक तो मैंने आपको बताई 7 प्रकार की, कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। ये तो 7 प्रकार की हो गई। दो और कौन सी हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 2 प्रकार की और है एडिशनल, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा। एक है सॉलिड एंगल, एक है प्लेन एंगल। मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा इसके बारे में, आप मैथ्स में पढ़ोगे इसको। ठीक है, एनसीईआरटी में एक बार रिवीजन भी ले लोगे ना इसकी, तो भी आपको आ जाएगा। सॉलिड एंगल पता है वैसे क्या होता है? जैसे आप लोग आइसक्रीम खा रहे हो, ये होती है ना आइसक्रीम की कोन, आइसक्रीम आपने सारी खा ली, कोन को देखोगे अगर, तो ये जो एंगल बनता है इसको मैं कहता हूँ सॉलिड एंगल। और ये एंगल जो आपने सिंपली ऐसे बनाते हो पेज पर, उसको मैं प्लेन एंगल कह देता हूँ। सिंपली, कुछ बात ही नहीं है इसमें, फॉर्मूले से आते हैं थोड़े बहुत, और इसके ऊपर बात हम बाद में करेंगे जब मैं न्यूमेरिकल पार्ट करवाऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं बात करूँगा डायमेंशंस। डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस बच्चे कुछ नहीं है, एक बंदा था कोई
कोई भी मतलब कि एक बंदा यूनिक बंदा था, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं फिज़िकल क्वांटिटी को डायमेंशंस के रूप में लिखूंगा, जहाँ पे मेरे पास एम एल और टी रिप्रेजेंट्स मास, सॉरी, यस मास, ठीक है, मेरे को मीटर लगा पहले, कोई बात नहीं, मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये तीन चीज़ें ही आएंगी हमेशा। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जिसमें ये तीनों चीज़ें बदल जाएंगी। एक क्वेश्चन करवाऊंगा आगे न्यूमेरिकल पार्ट में, ठीक है, एक क्लास होगी स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए। तो हम फिलहाल ये देखेंगे जो उसने कहा था, है ना, जो उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस की आप डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। एक मैं दो चार बातें बताना भूल गया थोड़ा सा, तो अभी बता देता हूँ। फिज़िकल क्वांटिटीज़ बच्चे दो प्रकार की होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं बेसिक, एक होती हैं डिराइव्ड। बेसिक को मैं फंडामेंटल भी कह देता हूँ। और जो मैंने अभी आपको बताई ना, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विद 2 एडिशनल डेट इज सॉलिड एंड प्लेन, तो वो दोनों, वो सातों की मतलब कि सात तो नहीं होगी, 9 ही होगी वो, तो 9 की 9 इसकी थी। मतलब कि वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, ये सारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। उन बेसिक क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़, मतलब कि नई क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं, इसलिए उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सलेशन की बात करता हूँ। एक्सलेशन की एस यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब मीटर बेसिक क्वांटिटी है, सेकंड बेसिक क्वांटिटी है, तो ये बेसिक क्वांटिटी से बना है, इसलिए मैं इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कह देता हूँ, क्योंकि वो डिराइव हुआ है फ्रॉम बेसिक क्वांटिटी से। क्लियर, इतना बात सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम डायमेंशंस देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। क्लियर, पहले एरिया देखते हैं, एरिया से स्टार्ट करते हैं। एरिया का एससी यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, मीटर क्या है, लेंथ, और एल से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, लेंथ को, एम से रिप्रेजेंट करेंगे मास को, एंड टी से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को। तो मीटर स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगाने हैं, ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है हमेशा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको हमेशा लिखना है। यहाँ पे एम एल टी लिख दो, लेकिन यहाँ पे मैंने, अगर मैं देखूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास तो यहाँ पे मास है ही नहीं, सिर्फ मीटर मतलब लेंथ है और उसका स्क्वायर है ना टाइम है ना और कुछ, तो इसको पावर ज़ीरो लिख दूंगा। एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन, एंड वन इंटू एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला M0L2T0 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब वॉल्यूम का लिखना हो अगर, तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब होती है एस यूनिट, तो एल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। अब अगर आप लोग इसको ऐसे भी लिखोगे ना एल क्यूब, तो वो भी सही है, गलत कोई भी नहीं है, ये दोनों सही हैं, ये दोनों के दोनों सही हैं। बट स्कूल के टीचर्स कई बार क्या करते हैं, स्कूल के टीचर्स कई बार क्या करते हैं कि वो इसको ज़्यादा बेटर मानते हैं और इसको गलत कर देते हैं। है ये भी सही, यह है ये भी सही, गलत नहीं है। बट स्कूल में अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके नंबर जाने के चांस ही नहीं रहेंगे, अगर चांस ही नहीं रहेंगे तो टीचर नंबर कहाँ से काटेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको मैं वही बताऊँगा और आप वही लिखोगे, है ना। तो ये वॉल्यूम का था, ये था वॉल्यूम का। अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी का। लिख सकता है कोई, है कोई इतना होशियार कि जो वेलोसिटी का भी बता दे, है कोई होशियार, बचाओ बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ वेलोसिटी का। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। अब मीटर मतलब लेंथ वन आएगा, सेकंड है नीचे, ऊपर लेके जाओगे तो एस इनवर्स आ जाएगा, मतलब रेस टू पावर -1, तो टाइम पे -1 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखोगे अगर एल टी रेस टू पावर -1, तो ये भी सही है, लेकिन मैंने क्या कहा कि आपने ये नहीं लिखना, आपने लिखना है ये, ठीक है।
आपने लिखना है ये, आपने लिखना है ये। अब एक्सेलरेशन का या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दोनों का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है, उस दोनों के ऐसे यूनिट। तो उन दोनों का फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 L t-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा उनका। सबको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो कि है दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने किया अभी इजी इजी से, अभी वैसे आगे भी इजी इजी होंगे। चलो अब बताओ मेरे को फोर्स का। तो इस फोर्स का बताने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबको याद ही होगा मेरे ख्याल से, तो फॉर्मूला बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, सबको फोर्स का फॉर्मूला तो याद ही होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m/a, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर। तो अब मास को तुम लिखोगे m से, a को तुम लिखोगे L t⁻², से, ये 2 है, तो ये बन जाएगा mLt-2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों। अब जल्दी से कोई भी बच्चा मेरे को वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के बताओ, देखते हैं किसको आता है, देखते हैं किसको आता है, आता भी है कि नहीं आता। फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बहुत ईजी है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं जल्दी से। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी मैंने निकाला mLt-2, डिस्प्लेसमेंट का L है ना, mL²t-2 इज़ द राइट आंसर। अब जल्दी से मेरे को आप लोग एनर्जी का लिख के बताओ, एनर्जी का लिख के बताओ। तो एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है, ये याद रखना है आपने। काइनेटिक एनर्जी का लिख लो चाहे हीट एनर्जी का लिख लो, जेडी मर्जी एनर्जी ले लो, सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इससे, ना दिक्कत वाली बात है इसमें, ना कोई इसमें दिक्कत वाली बात है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने इजी से पढ़े। चलो अब लीनियर मोमेंटम का बताओ। लीनियर मोमेंटम कुछ नहीं होता, मोमेंटम पढ़ा है उसी को लीनियर मोमेंटम कह रहा हूँ मैं, कई घबरा जाएंगे। वैसे मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन की वीडियो भेजनी थी, डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल रूल्स ऑफ फिजिक्स, कैलकुलस का पार्ट है, तो मैंने सोचा चलो फर्स्ट पार्ट पहले फर्स्ट लेसन ख़त्म कर देते हैं, देन डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलो लीनियर मोमेंटम m/v होता है फॉर्मूला इसका, तो m ऐसे ही L t-1, -1 इसलिए क्योंकि v है। अब रट जाने चाहिए ये चीज़ें, तो रट जाने चाहिए। अब एक फॉर्मूला में अभी आपको कराऊंगा, ध्यान से सभी ने देखना है, उसको सभी ने ध्यान से देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि उस स्कूल में अक्सर पूछा जाता है, टीचर्स का होता है फेवरेट, टीचर्स का वो होता है फेवरेट। क्या फॉर्मूला वो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, आपको बोला जाएगा और आप लोग निकालोगे, डिराइव करोगे। कैसे करोगे, आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए, F=g/m1/m2/r²। तो यहाँ से g निकल के आएगा r²/m1/m2। ये मेरे पास फॉर्मूला आया, ये मेरे पास फॉर्मूला आया। अब रेडियस को मैं सेंटीमीटर मीटर में लिखता हूँ, तो इसका क्या मतलब, इट इज़ अ लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। फोर्स का मैंने अभी डायमेंशनल निकाला, अगर किसी को भूल गया हो तो उसका फॉर्मूला होता है m/a, तो L t-2। ठीक है, अब नीचे दोनों m है, हमने ये नहीं देखना कि दोनों कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग हैं, वेरिएबल हैं, हमने ये देखना है कि m मतलब रिप्रेजेंट्स m², दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब m² से ये m कट गया है ना, ये m कट गया, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ताकि अगले पेज पे ना जाना पड़े। सारे रब कर दिया वैसे तो। चलो, तो देखो m ये वाला जब ऊपर जाएगा तो
ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, m-1 हो जाएगा। l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, l 3 हो जाएगा। t⁻⁻2 है। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान से देख लो, अगर किसी को नहीं आया तो घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें, खाना खाने के बाद खाना खाएं और दब के प्रैक्टिस करें, ज़रूर निकलेगा। अगर नहीं निकला तो मेरे पास आएँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है लिंक, sharmamox64@gmail.com, ठीक है। तो और मेरी एक वेबसाइट भी है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, ramakumari.weebly.com। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको DPPs, प्रैक्टिस पेपर, स्टडी नोट सब कुछ मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी चैनल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको, नहीं तो दिखना बंद हो जाएगा कईयों को। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी बढ़ जाएं आगे। देखो, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाल लिया। अब मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ आगे, किसकी ओर, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा ना, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, पावर, सब कुछ पढ़ रखा है पिछली क्लास में। तो उन सब के डायमेंशनल फॉर्मूलेस निकालते हैं। आइए निकालते हैं, चलो। तो पहले एक चार्ज का निकालते हैं। व्हाट इज़ चार्ज, क्यू। ये क्या हो गया, क्यू। तो इसका फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, I=Q/T, I=Q/T। और Q किसके बराबर आ गया, I × T। ये फॉर्मूला आपका निकल के आया। अब मैंने, याद करो, अभी अभी पढ़ाया, फिजिकल क्वांटिटीज़ में करंट को एम्पियर में नापते हैं, तो इसका ये आ जाएगा, टाइम का T रहेगा, तो इसका फॉर्मूला आ गया AT। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या रहा, AT। AT है चार्ज का फॉर्मूला। और तुम इसको क्या लिख सकते हो, M0L0A1T1, ये भी लिख सकते हो, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। बट स्कूल में ये लिखोगे तो नंबर कटने के चांस ही नहीं रहेंगे। अगर चांस ही नहीं रहेंगे तो टीचर कहाँ से नंबर काटेगा, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा ध्यान दो इसके ऊपर। तो मैंने आज आपको कई सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखा दिया और प्रैक्टिस भी करवा दी। अब आपको होमवर्क दिया जाए, क्योंकि अगर खुद नहीं निकाल के देखोगे तो फिर कैसे निकलेगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय H। फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू H इंटू लैम्डा। लैम्डा मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1/टाइम। तो एक हम निकालेंगे H का, ये होमवर्क है आपका ये, सॉरी। तो एक आपका ये होमवर्क क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपने। दूसरे नंबर पे आपने एवोगैड्रो नंबर का निकालना है, देखना है कि डायमेंशन लेस तो नहीं आ रहा है कहीं, ये होगा डायमेंशन लेस ही, लेकिन निकाल के देखना है। और आपने निकालना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। और निकालना है, चलो पर इतने 3 काफ़ी हैं। इनके फॉर्मूले आपने गूगल से फाइंड करने हैं। वैसे इसका मैंने बता ही दिया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता मेरे ख्याल से, नहीं होता है, सॉरी होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला भी आपने फाइंड करना है। एक सरफेस टेंशन, हाँ ये रह गया था, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला इसका होता है मेरे ख्याल से एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये आपने 4 जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, और ये चारों के चारों आपने फाइंड करके आना है। अगली क्लास में हमें इन चारों का जो है, पहले ये करेंगे, होमवर्क आपका देखेंगे, इसको मैं भी स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ, ठीक है। तो पहले हम ये 4 डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे की क्लास आगे बढ़ाएंगे। अब डायमेंशन एनालिसिस मैंने नहीं करवाना, जो मैंने करवा दिया है। अगली क्लास में मैं ये 4 करवा के उसके बाद मैं करवाऊँगा,
मेरे ख्याल से क्या रह गया देख लेते हैं। उसके बाद बच्चे देखो, इन डायमेंशन जो अभी हमने निकालना सीख लिया है, तो उसके बाद मैं करवाऊँगा इस डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। 4 एप्लीकेशन है इसके, 4। स्कूल वाले सिर्फ 3 करवाएंगे, चौथा जानने के लिए मेरे साथ जुड़ें, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगला टॉपिक आएगा एरर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायमेंशनल एनालिसिस तो बहुत इजी है, तो एरर भी बहुत इजी एरर, पर बहुत इजी। बट एरर जो है जेई नीट में भर भर के कई बार पूछ लिया जाता है, केमिस्ट्री में भी आ जाता है एरर, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में कई क्वेश्चन एरर से के साथ होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से, ठीक है। तो ये एरर ज़रूर सीखें। अगली क्लास में तो नहीं होगा, थर्ड क्लास में होगा, तो थर्ड क्लास में मैं ये चैप्टर का भोग डाल दूंगा, जरूर शक नहीं आए। और एरर्स के बाद कुछ बचा तो नहीं, हाँ सॉलिड एंगल पेन एंगल के न्यूमेरिकल्स, वो भी एरर्स के टॉपिक में डाल दूंगा। क्लियर, 3 क्लासों में ये चैप्टर समाप्त, भोग। उसके बाद मैं अगला चैप्टर नहीं करवाऊँगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे, 10 दिन लग जाएंगे उसको। और वो है क्या, कैलकुलस है। मैथ्स में पढ़ोगे 12th में, 11th में पढ़ाऊँगा फिजिक्स में, बड़े अच्छे तरीके से शांत से पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऐसे शांत से पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मज़े करें। और मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ें, वहाँ पे आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आंसर शीट्स मिलेंगी, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। मतलब मेरी वेबसाइट को ज्वाइन करें, ramakumari.weebly.com, सबके लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।